ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। गंगणपतये नमः। ग्लोंगौर्यै नमः। सांब सदा शिवाय नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद व हमारे साधु संत महात्मा सबको कोटि कोटि प्रणाम। पारद की शुद्धि अत्यंत आवश्यक विषय है। अगर जो इसको नहीं किया तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। ये देखिए आपका और गुरु के सानिध्यता में ही इस कार्यक्रम को करना चाहिए। सरल बनाई है। पारद सिद्धि अत्यंत गूढ़ विषय है। किसी के कहने में आकर मनोकल्पित तरीके से पारद की सिद्धि नहीं की जाती, नहीं तो परिणाम बहुत भयावह होता है। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पिछले पृष्ठ में पारद की शुद्धि बताई गई थी, तो वो एक सूत्र मात्र था कि किस तरीके से करने से क्या शुद्धि होती है, पारद में से कौन सी चीज़ विलग होती है, उसके बारे में बताया गया था। अब उसको शोधन करना है तो किस तरीके से करना है, कितने दिन तक किस औषधि के साथ मर्दन करना है या फिर पकाना है, उसके विषय में यहाँ पे इस पृष्ठ में बताया जा रहा है हमारे रसाचार्यों के द्वारा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। कहते हैं, पिछले पृष्ठ से थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, दिनैकम मर्दयेत सूतम कुमारी संभवे द्रवैः। तो कहना चाहते हैं दिनैकम, एक दिन तक मर्दन करना चाहिए। किसके साथ में? मर्दयेत सूतम, किसके साथ में पारे को मर्दन करना चाहिए? तो कुमारी संभवै द्रवैः, घृत कुमारी के रस के साथ में पारे को एक दिन मर्दन करना चाहिए। आगे कहते हैं, तथा चित्रक जैहि क्वाथैर मर्दयेत एक वासरम। चित्रक के क्वाथ में, चित्रक का काढ़ा बना के, चित्रक मूल मिलता है पंसारियों के यहाँ, तो उनके यहाँ से चित्रक मूल ला करके उसका काढ़ा बना दिया जाए। यहाँ पे बात को समझना होगा कि पहले दिन पारद को घृत कुमारी के पहले नींबू इत्यादि, नमक इत्यादि से उसको सफाई जितना हो सके उतना करने के बाद क्रम जो पहले बताया गया है उसी के अनुसार चलना होगा। तो पहले दिन में सूत कुपारे को घृत कुमारी के साथ में घृत कुमारी के साथ में पहला दिन रहेगा। उसके बाद चित्रक का काढ़ा बना लिया जाए, दूसरे दिन उसमें मर्दन करना चाहिए। आगे कहते हैं, काकमाची रसे नैव दिनमेकम च मर्दयेत, यानी काकमाची के साथ में एक दिन उसके रस में, काकमाची के रस को निकाल के छान के उसमें एक दिन मर्दन करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, त्रिफलायास्तथा क्वाथै रसो मर्द्य प्रयत्नतः। इसके बाद नंबर आता है त्रिफला, हरे बहेरा और आंवला। इसके क्वाथ में इन सबको कूट करके और इसका काढ़ा बना लिया जाए। त्रिफला यास तथा क्वाथैर रसो मर्द्य प्रयत्नतः, तो त्रिफला के काढ़े में पारे को मर्दन करना चाहिए। फिर कहते हैं, ततस्तेभ्यः पृथक कुर्यात् सूतम प्रक्षाल्य कांजिकैः। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब त्रिफला में आपका पारा जो है वो मर्दन हो चुका, साफ सुथरा हो चुका, तो उसमें से निकाला जाए, तो उसको निकाल करके पृथक कुर्यात, उसको पृथक करें। फिर श्रूतम प्रक्षाल्य कांजिकैः, तो उस पारे को कांजी से, खट्टे से, नींबू के रस से या फिर कांजी से, कुछ भी हो जो खट्टा हो, उसी के साथ में उसको धुल के साफ करके
लिया जाए। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे अपने तरफ से, जो भी व्यक्ति इतना सारा परिश्रम करेगा, तो अगर जो थोड़ी सी भी उसको विधि में ऊंच नीच हो जाए तो काम बिगड़ जाएगा। तो इस पे बहुत सावधानी होनी चाहिए। आपका पारा किसी धातु के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर जो आप धातु वेद पे काम कर रहे हैं तो यह विषय अनिवार्य होगा कि वो पारा किसी दूसरे धातु के संपर्क में न आ जाए। आगे कहते हैं, तदा क्षिप्त्वा रसम खल्वे रसाद्र ससंधवैः। कहने का मतलब ये है कि तदा उस रस को, उस पारे को, क्षिप्त्वा यानी कि डाल करके, रसम उस पारे को, खलवे खरल में डाल करके, रसाद्र ससंधवैः यानी कि यहाँ पे जो अदरक का रस है, अदरक जिसको आदि कहते हैं, अदरक के रस को निकाल लिया जाए, उसको कपड़छन करके किसी तरीके से मतलब एकदम साफ सुथरा हो, और उसी में सेंधा नमक मिला करके मर्दयेत नींबू रसई दिनमेकम निरंतरम। बात को समझेंगे। पारे को घृत कुमारी के रस के साथ में एक दिन मर्दन करना है, पुनः उसको चित्रक के क्वाथ में काढ़े में एक दिन मर्दन करना है, काक माची के रस में एक दिन मर्दन करना है, त्रिफला के साथ में पुनः एक दिन मर्दन करना है। अब यहाँ से पारे को धुल के कांजी से, खट्टे से ले करके खरल में डाल करके अदरक के रस और सेंधा नमक को मिला करके इसको नींबू के रस के साथ, नींबू रसई दिनम एकम निरंतरम मर्दयेत, तो नींबू के रस में और अदरक और सेंधा नमक ये तीनों को मिला करके इसको मर्दन करना है निरंतरम, एक दिन निरंतर इसको मर्दन करना है, यानी कि 24 घंटे। अब यहाँ से आगे कहते हैं, ततो राजिरसेनश्च मुखियाश्चन न सादरः। बात को समझेंगे। राजिका के साथ में नौसादर मिला करके अगले क्रम में इसका मर्दन करना है। किसके साथ मर्दन करना है? तो कहते हैं, एतै रसैहि समस्तैस्तु सूतो मर्दयस्तु सांबुना ततः। यानी कि नींबू रस इत्यादि में जब मर्दन हो जाए तो राजिका और नौसादर और तूसा, इनके साथ में भी एक दिन मर्दन करना चाहिए। आगे कहते हैं, संत्योष्य चक्रभम कृत्वा लिप्त्वा च हिगुनादिस्था लिशम स्थाली संपुटम संपुटे पृत्वा पूर बलवर्णन च स्थाली ततो मुद्राम दद्याद व नराम बुधः। कहने का मतलब ये है, यहाँ से जो पारा आपको प्राप्त होगा उसको ऊर्ध्वपातन विधि करने की बात कही गई है, स्थाली पाक बनाने की बात कही गई है। जिस तरीके से हिंगुल का पारा निकाला जाता है उसी प्रकार से यहाँ पारे को ऊर्ध्वपातन करने की बात बताई गई है। विशोख्याग्नि विधायाधो निर्विच्छेदम बुनोपरि तत कुर्याच्च तीव्राग्निम तद अधः प्रहरत्रयम्। अर्थात जो पारा होगा उसको संपुटित करके ऊर्ध्वपातन, लगभग सभी लोग जानते हैं ऊर्ध्वपातन पारे को हिंगुल से कैसे निकाला जाता है, उसी क्रिया को यहाँ बताई गई है कि किस तरीके से उसको संपुट में बंद करके और नीचे के तरफ जो है तीव्र अग्नि 3 प्रहर तक, प्रहर त्रयम, तीव्र अग्नि 3 प्रहर तक जलाया जाए,
तो जो पारा होता है वो ऊपर की तरफ सटा हुआ मिलता है, ऊपर की ओर लग जाता है और वह निर्मल होता है। एवं निपत्यात् ऊर्ध्वं रसो दोष विवर्जितः। कहने का यही तात्पर्य है कि इन सब औषधियों के माध्यम से पारे का संस्कार करके अंततो गत्वा उसको ऊर्ध्वपातन करना चाहिए। सबसे अंतिम क्रिया जो है वो ऊर्ध्वपातन है। पहले इन सब औषधियों में खरल करते 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 और उसको जब आपका पारा पिष्टि स्वरूप मिले तो उसको ऊर्ध्वपातन से निकाल लेना चाहिए। तो वह पारा जो होगा वो अत्यंत निर्मल होगा, अत्यंत विशुद्ध होगा। उसे हम किसी भी कार्य में इस्तेमाल करें तो हमें निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होगी। जहाँ यह पृष्ठ समाप्त हो रहा है, आगे अगले पृष्ठ में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग चैनल को सपोर्ट इत्यादि करें, कमेंट करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।